बिहार में सियासी सरगर्मी शुरू होने लगी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति पारस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने प्रोफाइल बदलकर राज्य की राजनीति में हलचल मचा दिया है। दरअसल पशुपति पारस ने एक्स प्रोफाइल से मोदी का परिवार पंक्ति को हटा दिया है और साथ ही बिहार में 4 विधानसभा को लेकर हुए चुनाव में भाजपा सबसे बड़ा गेनर ही नहीं साबित हुआ है, बल्कि गठबंधन की राजनीति में भाजपा ने अपने ऑरा का बृहद विस्तार भी किया है। राजनीतिक गलियारों में इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, मगर एनडीए की राजनीति में कुछ नया होने के संकेत के आसार तो दिखने लगे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, बताएंगे आपको अपने स्पेशल स्टोरी में विस्तार से। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी नेता पशुपति पारस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से मोदी का परिवार पंक्ति को हटा दिया है। पशुपति के इस कदम से बिहार की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है कि पारस अब एनडीए में नहीं है या एनडीए से बाहर हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने अपने अगले कदम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये साफ है कि अब पशुपति पारस ने एनडीए से दूरी बना ली है। अब इसका औपचारिक ऐलान कब होगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। वैसे पशुपति पारस ने यह कदम तब उठाया जब एनडीए के घटक दलों की सोमवार को मीटिंग हुई थी। सोमवार को राजधानी के प्रदेश जदयू कार्यालय में एनडीए के सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार, लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी ने हिस्सा लिया था। इस मीटिंग में लोजपा पशुपति को बुलावा नहीं गया था। पार्टी सूत्रों की माने तो पशुपति पारस को इस मीटिंग में बुलाए जाने को लेकर उम्मीद थी। कई बार टूटी है उम्मीदें। इस साल हुए लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जब पशुपति पारस की अपने भतीजे और वर्तमान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से राजनीतिक अदावत चल रही थी, तब से बिहार की राजनीति में वे उपेक्षित चल रहे थे। हालांकि पशुपति पारस ने अपनी तरफ से एनडीए में वापसी को लेकर पुरजोर कोशिश भी की थी। पशुपति पारस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। पशुपति पारस को पहला झटका तब लगा जब उनके द्वारा की जा रही लगातार मांग के बाद भी लोकसभा चुनाव में ना तो उनको विधिवत एनडीए में शामिल माना गया और ना ही उनकी पार्टी को लोकसभा की कोई सीट दी गई। बिहार में हाल ही में हुए संपन्न विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव के पहले पशुपति पारस ने तरारी सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर भी अपनी मंशा को खुले तौर पर जाहिर किया था। हालांकि उनकी ये मांग भी पूरी नहीं हुई थी। पशुपति ने जताया था अंदेशा। एनडीए के साथ अपने रिश्तों को उठापटक को लेकर पशुपति पारस ने इसी माह में संदेश देने की भी कोशिश की थी। इसी माह 19 और 20 नवंबर को जब पशुपति पारस ने राजधानी में अपने आवास पर पार्टी के जिला से लेकर राज्य स्तर तक के नेताओं की मीटिंग बुलाई थी, तब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से राय भी ली थी। हालांकि बाद में ये भी जानकारी दी गई कि आगामी 28 नवंबर को अपने पैतृक निवास खगड़िया के शहर बन्नी में आयोजित कार्यक्रम के बाद वे अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। ऑफिस करना पड़ा खाली। एनडीए की मीटिंग में नहीं बुलावे जाने के अलावा हाल के दिनों में कुछ ऐसी भी राजनीतिक घटनाएं घटी जो उनके लिए मुफीद नहीं थी। लंबे अरसे तक चली इस अदावत के बाद पशुपति पारस के पटना स्थित दफ्तर को खाली करना पड़ा था। इस ऑफिस को अब चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश कार्यालय के लिए कार्य निर्मित कर दिया गया है। इसके अलावा चंद रोज पहले ही चिराग पासवान ने यह बयान भी दिया था कि पशुपति पारस एनडीए में थे ही नहीं, यानी कि उन्होंने कह दिया कि अब वो कब थे, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनकी अपनी पार्टी है तो फैसला उनको लेना है। वो लोकसभा चुनाव में भी नहीं थे, विधानसभा चुनाव में भी कोई उनको गिनती में नहीं रख रहा था। अलग वो होता है जो किसी चीज का हिस्सा हो, यानी कि चिराग पासवान कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे कि पशुपति पारस जो है वो कभी भी इसके हिस्सा थे ही नहीं। लोकसभा में नहीं मिली सीट।
लोजपा पशुपति के प्रवक्ता चंदन सिंह कहते हैं कि लोकसभा में एक भी टिकट हमारी पार्टी को नहीं दिया गया। पशुपति पारस समेत सभी सांसद घर बैठ गए। उसके बाद पार्टी स्तर पर राज्य सरकार की जो 20 सूत्री बनी है उसमें भी हमारे कार्यकर्ताओं को शामिल नहीं किया गया। एनडीए के किसी बैठक में हमारी पार्टी को निमंत्रण नहीं मिलता है। पशुपति पारस के बारे में चिराग पासवान कहते हैं कि एनडीए में वो कहाँ थे। हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं चल सकता। वो आगे कहते हैं कि पशुपति पारस एनडीए में बहुत गंभीरता पूर्वक थे, प्रधानमंत्री के विश्वसनीय भी थे। क्या कारण हुआ कि आज एनडीए का हिस्सा वो नहीं लग रहे हैं? इन सभी विषयों पर एनडीए को गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। साथ ही पशुपति पारस की भी अपनी पार्टी की बहुत अहम बैठक हुई थी। इसमें गंभीरता पूर्वक चर्चा भी हुई है। पशुपति पारस अंतिम निर्णय लेंगे कि एनडीए में रहना है या फिर नहीं रहना है। 28 नवंबर को शहरी बन्नी में कार्यक्रम का आयोजन है। शायद इसकी घोषणा वहां की जाए, लेकिन इतना है कि पशुपति पारस की अपेक्षा एनडीए में लगातार हो रही थी। वहीं बिहार में 4 विधानसभा सीट को लेकर हुए चुनाव में भाजपा सबसे बड़ा गेनर ही साबित नहीं हुई है, बल्कि गठबंधन की राजनीति में भाजपा ने अपने ऑरा का बृहद विस्तार भी किया है। राजनीतिक गलियारों में से बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, मगर एनडीए की राजनीति में कुछ नया होने के संकेत के आसार तो दिखते ही हैं। तर्क ये सामने आ रहा है कि बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली भाजपा दबाव की राजनीति और संख्या बल के आधार पर सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने पर आमदा क्यों नहीं हो सकती? क्या है सदन में पार्टियों की स्थिति? बिहार में हुए विधानसभा उपचुनाव परिणाम के बाद बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या में उलटफेर तो हो गई। 4 विधानसभा उपचुनाव के बाद सबसे बड़ा गेनर भाजपा बनी। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में एनडीए के पास अब 137 विधायक हो गए हैं, जबकि विपक्ष के पास 106 विधायक रह गए हैं। एनडीए की बात करें तो बीजेपी सदन में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 78 विधायकों वाली भाजपा अब 80 विधायकों वाली पार्टी बन चुकी है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। फिलहाल इनमें बीजेपी के पास 80, राजद के पास 77, जदयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19, भाकपा माले के पास 11, हम के पास 4, माकपा के पास 2, भाकपा के पास 2, एआईएमआईएम के पास 1 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। अब दबाव की राजनीति पर विराम। अक्सर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन की राजनीति में अपना अपर हैंड रखते रहे हैं। वर्ष 2020 का विधानसभा चुनाव परिणाम के दौरान भले जनता दल यूनाइटेड तीसरी नंबर की पार्टी रही, लेकिन नीतीश कुमार ही सीएम बने। आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से बड़े भाई की भूमिका के लिए जेडीयू एक बार फिर सक्रिय हो चली है। खासकर लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद जनता दल यूनाइटेड लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट की बात कर भाजपा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। तब जदयू नेतृत्व का ये तर्क प्रचारित किया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में 16 लोकसभा सीटों पर लड़कर 12 सीटों पर जीत हासिल की, मगर भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 पर जीत हासिल की है। अपने इस स्ट्राइक रेट के हवाले जदयू ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी 120 सीटों पर लड़ने का लक्ष्य निर्धारित कर भाजपा को टेंशन दे दी थी, लेकिन हरियाणा की जीत के बाद नीतीश कुमार की ही टेंशन बढ़ गई, ये नजर आया। पिछले महीने दरभंगा और जमुई के समारोह में पीएम के दौरे पर नीतीश कुमार चरण छूते हुए नजर आए। झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं बनने के बाद एनडीए में जितने भी सहयोगी दल हैं वे दबाव की स्थिति में नहीं होंगे। महाराष्ट्र की जीत के बाद भाजपा ने बदला रंग। बीजेपी ने महाराष्ट्र में इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने का पैतरा भी बदला। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से महायुति 228, महाविकास अघाड़ी 47 और अन्य 13 सीटें जीतने में सफल रहे। महायुति में बीजेपी ने जहां 132 सीटें जीती, तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पहला विधानसभा चुनाव लड़ रही शिवसेना ने 55 सीटें और अजीत पवार की एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की। अब इस परिणाम के बाद संवैधानिक अधिकार की बात चल पड़ी है। भाजपा के भीतर 132 सीटों के हवाले से देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने की बात भी चल पड़ी है। हालांकि फैसला होना भी बाकी है, फिर भी
भाजपा की दबाव राजनीति की शुरुआत कर चुकी है। वैसे भी हिंदी बेल्ट में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा को अप्रत्याशित जीत हासिल हुई। अब इसका असर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी दिखा है। अब बिहार में हुए उपचुनावों में दोनों सीटों पर जीत हासिल करने के बाद बिहार भाजपा के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में बारगेन की राजनीति बिहार विधानसभा में एक सीमित दायरे में ही संभव हो पाएगी। संभव है विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते ज्यादा सीटों पर लड़ने की शर्त दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजनीति में सब कुछ संभव है। हमारी इस रिपोर्ट पर अब आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।